हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है और ये केवल नेट के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज हमारी क्लास है 10 नंबर की। 9 क्लास हमारी इससे पहले हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निबंधकार जो विवेकी राय हैं, विवेकी राय के संबंध में हमें बताना है। तो विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ना केवल हमें उनकी जो विधाएं हैं उनको उनके बारे में ही पढ़ना है, बल्कि उस जो गद्यकार है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना है। ठीक है, और उसकी जो अन्य रचनाएं हैं, अन्य निबंध हैं, अन्य कहानियां हैं, उनको भी जरूर याद रखना है। जो यूनिट 5 से लेकर मतलब 6 से लेकर के जो 10 यूनिट तक हैं गद्य विधाएं, उनके बारे में मैं बात करूँ, उनका जरूर याद रखना है। तो विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण है और विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। देखो ये तो गलत है, इसमें मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। उनकी रचनाओं में ये तीनों रूप प्रकट होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विवेकी राय जो थे वो किसान भी थे, अध्यापक और लेखक भी थे। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेकी राय के निबंधों में ये गलत है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी हुई भाषा है। इसमें खाड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी का है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो विवेकी राय हैं उनके निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंता और सरोकारों का क्या है, प्रतिफल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी और ई, ए डी और ई, ए नहीं है, सॉरी, बी इसमें सही है, ए सही नहीं है, बी डी ई हमारा बी ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विवेकी राय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विवेकी राय की गणना ललित निबंधों में, ये ललित निबंधकारों में इनकी गणना होती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय की परंपरा में की जाती है। ठीक है, इनके अन्य निबंध है किसानों का देश 1956 ईस्वी, गांव की दुनिया 1957 ईस्वी, त्रिधारा 1958 ईस्वी, फिर वे तलवा डाल पर 1962 ईस्वी, आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी, गवई गंध गुलाब ये 1980 में आया था, आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी। तो इनको आप जरूर याद रख लेना। जो इनके दूसरे गद्य हैं, गद्य विधाएं हैं, उनको याद रखना है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों के बारे में एक अभिकथन है यहाँ पर दे रखा है। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। दूसरा दे रखा है, मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। तो यहाँ पर हमें सही और गलत का क्या बताना है, चयन करना है। तो देखो इसमें मैं बता देती हूँ आपको, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी जो कवि हैं उसने ही नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम के खोज की घोषणा की थी। ठीक है, और लेकिन इसमें जो दूसरा है वो गलत है कि मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। नहीं, इससे पहले भी किसमें हो चुकी थी, तो ये प्रगतिवाद में हो चुकी थी। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चूंकि मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में पहली बार हुई है, ठीक है, ना कि प्रयोगवाद में। सत्य की अभिव्यक्ति किस में हुई है, तो प्रगतिवाद में हुई है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ठीक है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है,
मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, प्रगतिवाद है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। जो इनकी व्याख्या है उसको मैं इसीलिए कराती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? व्याकरण का क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे स्पर्श के आधार पर व्यंजन होते हैं 25। स्पर्श के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन? 25 होते हैं। और वो 25 कहाँ से लेकर होते हैं? क से लेकर माँ तक होते हैं। क से लेकर माँ तक होते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब इसमें पूछ रहा है मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। तो मूर्धन्य ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये होती हैं ट, ठ, ड, ढ और एक मिनट, ये वाला बनता है शायद, है ना, ट ठ ड ढ ना, ये वाली जो लाइन होती है ना ट टमाटर वाली, ये पूरी मूर्धन्य ध्वनि की होती है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि की होती है। अब इसमें आप छांट सकते हैं, ट और ड भी है और ठ भी है। ठीक है, बी सी और ई, बी सी और ई हमारे बी ऑप्शन में है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग की, तो ग कौन सा है? ये कंठ्य वर्ण है। ग कौन सा है? कंठ्य वर्ण है। और इसके अलावा च की बात करें तो ये तालु वर्ण है। ठीक है, तालव्य है, तालु वर्ण है। जो च वाली लाइन होती है, च छ ज झ, ये तालव्य होते हैं। और क ख ग घ ये कंठ्य होते हैं। इनको जरूर याद कर लेना, ये पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी या सूरज भान सिंह। इसके कौन है? तो ये हैं देवेंद्र नाथ शर्मा जी। ठीक है, देवेंद्र नाथ जो शर्मा हैं वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक हैं। इनकी अगर अन्य कृतियों की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास इन्होंने लिखा है, भाषा विज्ञान की भूमिका इन्होंने लिखी है, परिणाम की प्रदर्शनी में, अमर भारती, खट्टा मीठा, आईना बोल उठा, साहित्य समीक्षा, पारिजात मंजरी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर अपनी कृतियां हैं जो लिखी हैं, इनको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये नामवर सिंह का क्या है? निबंध है। ये नामवर सिंह का निबंध है जो कि हमारे सिलेबस में है। अब ये पूछ रहा है ये मूल रूप से किस रचनाकार पर आधारित है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उनका इसमें क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है। तो नामवर सिंह की अगर अन्य कृतियों की बात करें तो फागुनी शाम, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना। ठीक है, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म। एक कछुआ धर्म नाम से एक निबंध है, वो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, लेकिन इसका पूरा नाम पढ़ लेना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते? कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते? ये उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? तो ये जो निबंध है वो किसका है और किस से लिया गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है, उसने इसका जो कारण बताया है वो खुद भारतीयों को ही बताया है कि भारतीय इतने आलसी हैं कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने लिए कभी कोई कुछ करते ही नहीं है ना। तो वो इसीलिए तो उन्होंने बोला है हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो रेल की गाड़ी हैं, रेल की गाड़ी से उनकी क्या की है? तुलना की है ना। उसमें फर्स्ट क्लास आदि डिब्बे बहुत लगे हैं लेकिन बिना इंजन के सब बेकार हैं, वो चलते नहीं हैं, खुद से कुछ करते नहीं हैं, इसलिए भारतवर्षोन्नति नहीं हो सकती। ये उसमें बोला गया है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगर इसकी बात करें तो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका भी याद रख लेना है। दिल्ली दरबार दर्पण की अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार दर्पण भी किसका है? भारत वर्षोन्नति 1884, इनका मैं समय बता देती हूँ। दिल्ली दरबार दर्पण ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है जो कि 1858 में आया था।
ठीक है, ये भारतेंदु का ही निबंध है। और 1858 50 में तो वो पैदा ही हुए थे, है ना, 8 साल के थे। चलो इसको देख लेंगे। और शिव मूर्ति, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। शिव मूर्ति जो निबंध है वो किसका है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है, जो कि हमारे सिलेबस में है। और शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त जी के हैं। ठीक है, इनको भी क्या रखना है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट कहानी है, ए कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहानी जो आंदोलन है उसके बारे में आपको विचार करना है। तो ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मतलब जूम कर देती हूँ ताकि हमें ठीक से दिख जाए। कहानी जो आंदोलन है उसके बारे में सही सही इनको समझ लेना, मैं एक एक पे ही टिक करती चलूंगी साथ के साथ। कहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। ये पहला क्या कह रहा है, पहला इसमें बिल्कुल सही है। जो कहानी का मूल स्तर है वो क्या है, विरोध और निषेध का है। ठीक है, विरोध और निषेध का है, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है इसमें, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया, इन दो का नाम याद रख लेना एक कहानी आंदोलन के लिए। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियां कहानी के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण बता रहा है, कहानी के उदाहरण है, तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है, कहानी के उदाहरण ये नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एब्सर्ड थिएटर, सॉरी, एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, है ना, निर्धारण करते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रख लेना। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन, ये किसका, कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं या प्रवर्तक हैं, तो नहीं है, ये कहानी के नहीं है बल्कि ये नई कहानी के हैं। ठीक है, ये इन तीनों का नाम याद रख लेना, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, ये नई कहानी के प्रवर्तक हैं, ना कि कहानी के। इनमें से हमारे ए बी डी बिल्कुल हमारे सही थे, वो ऊपर आप एक बार चाहें तो पढ़ लेना। आगे पढ़ लेते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की कृति है। जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। उपर्युक्त कथन का चयन करना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ये कह रहा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत हो गया। स्वरों का तो स्वतंत्र ही उच्चारण होता है ना। ए आ ई ई जो होते हैं वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। आगे दे रखा है, स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर, है ना। ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। स्वनिम के 2 भेद ही तो होते हैं, खंडे और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये बात सही है ना, ये बात इन्होंने सही बोली है। उत्पत्ति, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। जो सर्वनाम होता है उसमें लिंग के कारण क्या हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, लेकिन इसमें लिंग तो क्या है, लिंग के कारण नहीं होता, लिंग के कारण नहीं होता। वह जा रही है, वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रही है, वह खा रही है, वह खा रहा है, तो इसमें नहीं होता भाई, सर्वनाम में नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम में रूपांतरण नहीं होता, ये गलत है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे बी सी और ई, बी सी और ई हमारा ए ऑप्शन है जो कि यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। उपन्यासों की जो कथा भाषा है, कथा की भाषा है, उसके संबंध में बताया गया है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। ये क्या कह रहा है, जो श्रीलाल शुक्ल जी का जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है, ये बात तो करेक्ट है। बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, उपन्यास है,
इसकी भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। ये तो बहुत गलत बात बोल दी है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने बड़े आदमी हैं तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे। मेला आंचल में भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग है। ठीक है, मेला आंचल में, जो मेला आंचल है किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार थे। इसमें भाषिक मसखरेपन का, मसखरेपन का क्या है? मस्करा लगाते हैं ना, उसका नाटकीय प्रयोग है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। शेखर एक जीवनी, जो अज्ञे की रचना है, अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उपन्यास में क्या है? बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां है। ये बात भी सही है। झूठा सच की जो भाषा है वो काव्यात्मक है। ये बात गलत है ना। ये बात इसमें गलत है। इसमें 3 ही ऑप्शन है जो कि हमारे ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाणभट्ट की आत्मकथा की जो भाषा है वो यहाँ पर दे रखी है, संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत है। ठीक है, ना कि अलंकारहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया या मंचित नाटक कौन सा था? ऐसा नाटक जो मंच पर खेला गया था, तो ये कौन सा नाटक था? जानकी मंगल था। ठीक है, जानकी मंगल था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? शीतला प्रसाद के द्वारा लिखा गया था इसे, है ना। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रख लेना, शीतला प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। और ये जो नाटक है जानकी मंगल, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का रोल किया था। किसका किया था? लक्ष्मण का रोल किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और उन्होंने अपने पिता से परमिशन ली थी। और इस लक्ष्मण बनने के लिए ना, इसमें कुछ ऐसा था कि उनको अपनी मूछ भी कटवानी पड़ी थी, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो ये कुछ ऐसा नाटक है। और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। ये 1868 ईस्वी में इसे काशी में खेला गया था मंच पर, है ना। और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। गोपाल चंद्र, जो नहुस नाटक ऊपर इसमें दे रखा है, ये 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो नहुस को माना है, जो कि इनके पिता के द्वारा लिखा गया था, गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा। ठीक है, वो इनके पिता थे, ये ध्यान रख लेना है। शकुंतला 1862 ईस्वी में, ये जो नाटक है शकुंतला, ये राजा लक्ष्मण सिंह का था। और विद्या सुंदर जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। 1868 में सबसे पहले इसी को इन्होंने लिखा था, विद्या सुंदर। नेक्स्ट है, मिथक के संबंध में उचित कथन कौन से हैं? मिथक के संबंध में उचित कथन बताने हैं। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? मिथक संपूर्ण। भाई थोड़े लॉन्ग लॉन्ग हैं ये, इसलिए ऐसे ही दिखते हैं, देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। जो मिथक हैं वो संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज हैं और अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्या अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। तो बी इसमें गलत है, ए वाला सही है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। ये बात भी सही है। ठीक है, जो सही बात है ना आप उनको पकड़ लेना, जो गलत है उनको छोड़ देना। हिंदी में मिथक के लिए पुराव्रत, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ए, सी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ए, सी और डी, ठीक है, ए, सी और डी बिल्कुल सही है। समाजशास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते हैं। ये गलत बात है, बल्कि गढ़े जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन क्या कह रहे हैं कि दंडी, ये काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। ये अभ्यास लिख रहा है आगे। तो दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। दूसरा कथन दे रखा है, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो देखो ये यहाँ पर जो दोनों ही बातें वो करेक्ट है।
जो दंडी हैं उन्होंने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। ये दोनों ही बात सही है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर इनकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या कह रहा है। हेतु का तात्पर्य कारण से होता है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनको याद रख लेना। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। और एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ, प्लीज़ जो भी बच्चे देखें आप उतने बच्चे लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गई थी। कुछ दिन एक तो क्लास नहीं आ पाई और कुछ वीडियोज़ डिलीट वगैरह करने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें ताकि जो दोबारा से उसी प्रकार से बच्चों के पास पहुँच जाए क्लास जिस प्रकार से पहले जा रही थी, है ना। पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में कुछ गैप करने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। तो मुझे चैनल को मतलब डिलीट ना करना पड़े, आगे मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं, उसके लिए आपका जो सपोर्ट है वो अपेक्षित है मेरे लिए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखो मैंने लाइव के लिए बोला था, मैं लाइव भी करना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू रहती है, लाइव नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती हूँ ठीक से। और मैंने काफ़ी कोशिश की है, 4-5 दिन मैंने ठीक से की भी थी लेकिन फिर पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रही है। और इतना अभी मेरे पास मतलब बजट नहीं है कि मैं कुछ नई चीज़ें खरीद सकूं। तो प्लीज़ आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको वैसे क्लास कंटिन्यू मिलती रहेंगी, चाहे रिकॉर्ड मिलें चाहे लाइव मिलें। आप आपकी पढ़ाई में अब बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। आप जुड़िए और परमानेंट तैयारी करिए। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। ये क्या कह रहा है, भाषा के संबंध में बात हो रही है। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर क्या होती है, परिवर्तनीयता होती है। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, तो ये बात तो गलत है, इसमें पहला वाला सही है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, ये बात सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये बात भी सही है। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, तो ये बात गलत है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलती हूँ, मतलब बहुत धीरे धीरे, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही मेरा ना ही आपका। मुझे पता है वैसे भी आप लोग ज़्यादा या तो स्पीड में देखते होंगे क्योंकि जो टाइम है वो पूरा नहीं हो पाता। जितना टाइम की मैं वीडियो बनाती हूँ उतना टाइम आप लोग देखते नहीं हो, तो इसीलिए फिर मैं भी फास्ट ही चलती हूँ। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, ए वाला सही है। सी वाला सही है, मानव भाषा यादृच्छिक होती है। और डी वाला सही है, भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। तो ए, सी और डी यहाँ पर ऑप्शन सही है, इनको आप देख लेना। आगे देखते हैं, यहाँ भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आशय है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। किसी भी वस्तु के जो अभिलक्षण है वो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भाषा केवल मनुष्यों की ही बपौती नहीं है। मकड़ी, मधुमक्खी, गिबन तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। अर्थात इन अभिलक्षणों में तो कुछ अन्य जीवों की भाषाओं में मिलते हैं किंतु सभी केवल मानव भाषा में ही मिलते हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। ये कथन किसका है? ये कह रहा है ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। यानी कि सृष्टि का मतलब है हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें ही हम भगवान को रूप देखें, है ना। तभी हमें भगवान, मतलब हमें हर किसी में भगवान ऐसा लगना चाहिए कि हमारे जो सामने वाला इंसान है वो, उसमें भी भगवान है, हमें भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। अगर ये सारी चीज़ें हम सोचेंगे, है ना, ऐसा हमें लगना भी चाहिए। कहते हैं ना, नर नारायण ही नर सेवा ही नारायण सेवा होती है।
तो ये बात किसने कही है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी जी ने कही है भाई, महात्मा गांधी। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी यूनिट 4 है, वैचारिक पृष्ठभूमि, वहाँ से महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण मौजूद विचारों, आदर्शों और संस्थाओं की समीक्षा हुई। इस संपर्क का पहला प्रयोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक क्षेत्र में पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में अधिकांश विचार, आदर्श और संस्थाएं कमोवेश धर्म से जुड़ी थी। इसका परिणाम ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज जैसे नए सुधारवादी संप्रदायों का उदय था। गांधी जी धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे। गांधी जी खुद का एक रूढ़िवादी हिंदू कहते थे, खुद को एक रूढ़िवादी हिंदू बोलते थे गांधी जी, ये ध्यान रख लेना, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता की खतरनाक और क्रूर व्यवस्था की कभी वकालत नहीं की। ठीक है, उन्होंने कभी भी क्या नहीं कहा? अस्पृश्यता की खतरनाक और जो क्रूर व्यवस्था थी उसकी कभी वकालत नहीं की। वह भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। इस बारे में वे कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठता या हीनता के तमगे के साथ नहीं बनाया। कोई भी धर्मांत है जो किसी इंसान को उसके जन्म के कारण हीन या अछूत करार देता हो, वह हमारी निष्ठा का आदेश नहीं दे सकता। यह ईश्वर और सत्य जो कि ईश्वर है का इनकार है। गांधी जी ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके लिए ईश्वर नैतिक नियम धर्म था। उनका कहना है कि सत्य ही ईश्वर है। मेरे लिए वो कहते थे कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर नैतिकता और सदाचार है, ईश्वर अव्यय है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, और फिर भी वह इन सभी से ऊपर और परे है। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे पत्र भी निकाले थे। इनके पत्रों का नाम याद रख लेना। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया जैसे पत्र निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है? विपथगा, शरणार्थी, नदी के दीप और जयदोल। देखो इसमें जो नदी के दीप है ये इनकी क्या नहीं है? उपन्यास है ये, मतलब कहानी नहीं है, बल्कि इसकी जो विधा है वो उपन्यास की है, नदी के दीप। बाकी इनकी सब कहानियां हैं। इनकी कहानियों को एक बार और देख लेते हैं। ये अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है। जो नदी के दीप है उपन्यास है ना। और इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास की अगर बात करें तो शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग थे। एक 1940 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1944 के अंदर, तथा अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। अज्ञे द्वारा अगर रचित कहानियों की बात करें तो विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी। ठीक है, ये इनकी कहानियाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। आई होप आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए यूजफुल तो 100% रहेगी, ये गारंटी मैं आप देती हूँ। अगर आप परमानेंट ये सीरीज करते हैं, फर्स्ट पेपर की भी चल रही है मेरे इसी चैनल पर, उसको भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। थ्योरी भी मैंने कराई है और मैंने कहानियाँ पूरी पढ़ा दी हैं, उपन्यास पूरे पढ़ा दिए हैं। मैं अब सोच रही हूँ जो नाटक हैं मैं उनको भी थोड़ा सा आपको पढ़ा देती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कि आपको मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन करा दूँ या फिर उसकी भी थ्योरी करा दूँ, है ना। दिसंबर अभी चल रहा है, जनवरी में आपका पेपर है, तो मुझे बता देना आपको अगर मेरी बात सुनाई दे जाए तो। चलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय बाय।